हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो ठीक है, आज हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस का आपका लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोग लाइव में जुड़ चुके हैं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ऑडियो वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रिकैप, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम बात को। मैंने आपको इसके कुछ पहले टॉपिक्स में आपको पढ़ा रखा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है क्या? डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, जिसमें कि आपका डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड काम करता है एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या? जिससे देख देख करके नया वाला स्ट्रैंड्स बनेगा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन था, उस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए का दो स्ट्रैंड है, लेकिन उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता था। जो डीएनए स्ट्रैंड नया वाला एमआरएनए बनाता था उसको हम लोग बोलते थे टेम्पलेट। जो डीएनए स्ट्रैंड नया वाला एमआरएनए को नहीं बनाता था उसको हम लोग बोलते थे कोडिंग। ठीक है, और हम लोग एंजाइम के बारे में हम लोग क्या सीखे थे? एंजाइम के बारे में हम लोगों ने यह सीखा कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए बनता है कैसे? पॉलीमराइज होके बनता है, पॉलीमर्स ऐड होके पॉलीमराइज होके बनता है। तो अगर डीएनए से डीएनए अगर बनाना है तो कुछ बनाना है, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है? डीएनए बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किससे बनाना है? डीएनए से ही डीएनए बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? कुछ बनाना है। क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, बनाने के लिए, पॉलीमराइज करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किससे बनाना है? डीएनए से बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में जैसा कि हमें पता है कि जो दो डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। लेकिन उस केस में क्या होगा? जब दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करने लग जाए तो क्या होगा? तो फिर जो जीन एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? क्योंकि जनरली क्या होता है कि डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड से, है ना, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें से जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड से एक प्रोटीन और उससे एक फंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? दोनों ही स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट अगर काम करने लग जाए तो फिर एक यहाँ एमआरएनए और एक यहाँ एमआरएनए, फिर एक यहाँ प्रोटीन और एक यहाँ प्रोटीन, तो एक सेगमेंट से दो प्रोटीन, तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया? कॉम्प्लिकेट हो गया। और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जो एमआरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा ही, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एमआरएनए क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। और अगर डबल स्ट्रैंड अगर बन गया तो फिर क्या होगा? आगे वो ट्रांसलेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, बेहतरीन ढंग से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ओके। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लीजिए। विच ऑफ द, हाँ, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बताओ। 1 और ये वाला 2। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है। चलो बताओ, पहला नंबर, विच ऑफ द डीएनटीपीज आर नॉट यूज्ड इन रेप्लिकेशन? ठीक है, चलिए। ऐसा आपको लगेगा शुरुआत में, अच्छा हट जाए साइड, देखो, ऐसा आपको लगेगा शुरुआत में कि हाँ ये तो पढ़ाया हुआ नहीं है, ये तो कंसेप्ट तो नहीं है, किताब से बाहर है। लेकिन आराम से सोच समझ करके आप इसका जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में जवाब दो। ठीक है, जवाब दो जल्दी। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हिंट देते हैं। ठीक है, हिंट ये है कि अक्सर जो चीज़ हमें दिखाई देता है, अक्सर जीवन में जो चीज़ हमें जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, पहला हिंट। और दूसरा हिंट ये है कि जिसके पीछे सब भाग रहे हैं उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। रियलिटी को समझना चाहिए। ठीक है, और उसको फेस करना चाहिए। नहीं बन रहा सवाल क्या? ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। ठीक है, और देखो, आप क्या है ना कि आपको ना ये सवाल आपको बहुत भयानक लग रहा होगा क्योंकि आपका ध्यान चला गया होगा ये डीएनटीपीज पे। ठीक है, और आपको याद नहीं आ रहा भाई क्या है डीएनटीपीज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा अक्सर दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। ठीक है, और
जिस तरह से लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको देख रहे होंगे, भाई ये क्या सवाल आ गया, इसके पीछे नहीं देखना है, ठीक है, ध्यान से समझना है बात को। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो कि आपको डीएनटीपीज आपको नहीं आता है, पता नहीं क्या कंसेप्ट, लेकिन ये तो दिख रहा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन हमेशा किसका होता है, डीएनए का होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा सब्सटेंस का यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड, तो आप ही बताओ, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये सब तो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है, बताओ, सोच के बताओ एकदम ध्यान से। यूरासिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, क्लियर हुआ बात। तो ये कॉमन सेंस से बनता, ठीक है, आपको कॉमन सेंस अगर आपको आएगा, है ना, कॉमन सेंस मतलब क्या, द सेंस दैट इज वेरी मच कॉमन इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस, लेकिन तेरे पास तो कॉमन सेंस नहीं है, तो फिर ये कॉमन सेंस हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये बात समझ में आया, इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आओ, इसका कंसेप्ट ये है, आप जब रेप्लिकेशन वाला टॉपिक जब आप पढ़ते हो, जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है द मेशनरी एंड एंजाइम, वहां पे आपका पहला वाला पैराग्राफ का लास्ट लाइन, मतलब सेकेंड लास्ट लाइन, इसको खींच के ले गया लास्ट लाइन तक, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डुअल पर्पस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। पहला पर्पस क्या है, प्रोवाइड्स एनर्जी, और दूसरा क्या था उसका फंक्शन, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। उस कंपाउंड का नाम क्या था, ध्यान से सुनो, उस कंपाउंड का नाम था आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एकदम, इसमें आप गौर करो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पे, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या था, जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहेगा। अब ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस में मान लो एडेनिन जुड़ा है, गुआनिन जुड़ा है, साइटोसिन जुड़ा है, थाइमिन जुड़ा है, यूरासिल जुड़ा हुआ है ना। तो फिर अगर अब मान लो कि ये शुगर, ये जो, ध्यान देना एकदम एकदम ध्यान देना, रिवीजन नहीं करता तो लोग, मान लो कि जो शुगर है, शुगर और एडेनिन क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा एडिनोसिन, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा गुआनोसिन, है ना। तो एडिनोसिन है ना, ये एडिनोसिन क्या है, ये एडिनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है, समझ में आया बात, ये एडिनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है। अब इसी में मान लो कि एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। लेकिन अब ध्यान दो इसमें, एकदम ध्यान दो इसमें, कि यहाँ पर आपको जो शुगर दिख रहा है, इसमें दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है नॉर्मल वाला राइबोज शुगर, दूसरा ऑप्शन क्या है, डीऑक्सी वाला राइबोज शुगर, है ना। तो अगर यहां पर एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड है जिसमें कि शुगर में अगर डीऑक्सी वाला राइबोज शुगर है ना, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और इसमें तीन फॉस्फेट अगर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। उसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, उसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, उसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं डी एन टी पीज। समझ में आया बात, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डी एन टी पीज, डी एन टी पीज, समझ में आ रहा है बात, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चंस इसी टर्म्स में आता है, इसी लैंग्वेज में आता है, समझ में आ रहा है बात कुछ। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब ये क्लियर तो था ना, जाके पिछला वाला लेक्चर देखो क्या और कैसे हुआ, लेक्चर देखो प्लीज। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। एक सेकंड रुकना बस, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, थोड़ा सा और टफ बना देते हैं, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा और टफ बनाने दो। चलो बताओ, सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, यस यस, बनाइए बनाइए, हट जाएं, लो ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ एप्लीकेशन डन बाय टेलर। याद आ रहा है कुछ कि नहीं, देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन दो लोग किए थे, ठीक है, एक था मिजेसन एंड स्टॉल और दूसरे थे टेलर। तो सोचो N14 N15 CSCl, both A and B, ABC, none of the above, a compound containing glucoside with T। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है,
देखो इसमें ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, ठीक है। आओ, तो इसमें आपको याद था कि जो भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो प्रूफ था, मेथड का जो प्रूफ था वो दो लोग दिए थे। पहला मिजल्सन एंड स्टॉल और दूसरा टेलर, ठीक है। मिजल्सन एंड स्टॉल जो थे वो क्या यूज किए थे, N14, N15 और CSCl। समझ में आया बात? ये आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन था, ये आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन टेलर ने क्या यूज किया, टेलर ने यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। याद आया? अब अगर आप लोग ये बोल रहे हो ना सर नीट में तो 4 को ऑप्शन आता है, आप तो 7 को ऑप्शन दे दिए हैं, तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 10, है ना, लंबा ऑप्शन दे देगा, फिर टिक मारने के लिए देगा A B C, ठीक, 2 3 4 6 1 2 8 9 10, इस तरह से बना देगा, फिर फंस जाओगे, फिर छितरा जाओगे तुरंत, है ना। तो इसलिए जो जैसे करा रहे वैसे करते जाओ, ठीक है। तो इसमें देखो एकदम ध्यान से, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेलर में, थाइमिडीन इस्तेमाल करता है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और थाइमिडीन क्या होता है, याद है कुछ? थाइमिडीन क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। इसमें अगर देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, थाइमिडीन क्या है? थाइमिडीन भी आपका एक तरह का न्यूक्लियोसाइड ही है, जिसमें कि शुगर और थाइमीन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा थाइमिडीन। मतलब यही थाइमिडीन था वो, जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अटैच्ड रहता है। समझ में आया बात? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन कहते हैं उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे बताओ जल्दी। ए कंपाउंड कंटेनिंग न्यूक्लियोसाइड विद टी। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है बात को। चलो ये वाला बताओ, तो बताओ ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये मत कमेंट करना भी कि सर फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आता है, ऑप्शन दे दें तेरे को? आओ लो ऑप्शन दे देते हैं। 5 2 3 3 2 5, ठीक है, लो यही ऑप्शन। इन अर एप्लीकेशन द पोलैरिटी लिखा है वो, पोलैरिटी of continuous strand is this and the lagging strand is formed on the DNA template polarity this. कमेंट सेक्शन। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बताओगे कुछ? बताओ। जवाब नहीं दिख रहा है, जवाब नहीं दिख रहा है। अरे गधा, इधर देखो, इधर देखो। एक तरफ जो है ये बनता था कंटिन्यूअस, जो हमेशा आपको क्या एक टर्म सिखाए थे, 5 to 3, बहुत इंपॉर्टेंट। चैट बॉक्स 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लीडिंग स्ट्रैंड बना एक तरफ, किस डायरेक्शन में बना? 5 to 3 बना, है ना, 5 to 3। इन अर एप्लीकेशन द पोलैरिटी ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? 5 to 3, ठीक है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है वो जिस डीएनए टेम्पलेट पर बन रहा है उसका पोलैरिटी क्या है? तो ये अगर 5 to 3 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? 3 to 5। और ये अगर 3 to 5 है, कौन सा वाला? लैगिंग वाला। ये लीडिंग, ये लैगिंग, ये कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वाला अगर 5 to 3 है तो इसके सामने वाला 3 to 5 है, तो जिस पर बना होगा वो कितना हो जाएगा? 5 to 3 हो जाएगा। समझ में आया बात? ये वाला 5 to 3 तो इसके सामने वाला 3 to 5, और ये अगर 3 to 5 तो ये जिस पर बना होगा वो वाला 5 to 3। इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 to 3। समझ में आया बात? ठीक है, तो ऐसे लिखना नोट्स में, ए वाला और बी वाला, है ना, दोनों यही होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा अच्छे से कि नहीं? ठीक है, चलो आओ, ठीक है, थोड़ा सा और मेरे को स्ट्रांग होने दो अभी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, और थोड़ा टीम वगैरह और अच्छे से बन जाए तो और ढेर सारा क्वेश्चंस आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ कंसेप्ट में आपका कोई भी कमी नहीं रहेगा, ठीक है। अभी मेरे को सब कुछ लिख के लाना पड़ रहा है, मतलब खुद से लिख रहे हैं इसको, ठीक। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। स्टार्ट करें? अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास, है ना, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट,
ठीक है, समझिए बच्चे से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मीनिंग क्या हुआ, पहले इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब हो गया कि अगर ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये अगर कोई डीएनए है और अगर मान लो कि रेप्लिकेशन होना है, ठीक है, रेप्लिकेशन होना है, रेप्लिकेशन नहीं बाबा, क्या पढ़ा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन होना है यहाँ पर। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है ये बात बता चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, ठीक है। तो अब इसको जब आप देखोगे ना, इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इसको जब आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको इस ऐसा दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर पाया जाता है एक चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, और यहाँ पर पाया जाता है एक चीज़, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डीएनए का स्ट्रैंड बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक, लेकिन इतना बड़ा सा डीएनए में किसी खास पार्ट में ही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जिस खास पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा उस पार्ट में क्या होगा, किसी एक पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोट होगा, स्टार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोमोटर रीजन बोल देंगे, ठीक है। और जहां पर वो एंड हो जाएगा, जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, उस जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटर रीजन बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रोमोटर, और ये हो गया क्या, टर्मिनेटर। समझ में आ रहा है बात, यस समझ में आ रहा है बात। चलिए इसको लिखिए, प्रोमोटर रीजन, ठीक है, इसको लिखिए टर्मिनेटर रीजन। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है, कि भाई क्या है ये प्रोमोटर, है ना, क्या काम करता है प्रोमोटर, और ये टर्मिनेटर क्या काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोमोटर है ये वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, और ये क्या है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि ये जो एरिया है आपका, कौन सा वाला एरिया, ये जो एरिया है पूरा, ध्यान देना एकदम, ये जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया है ना, जो डीएनए का स्ट्रैंड एक्चुअल में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, एमआरएनए में बदल जाएगा। मतलब डीएनए का ये क्या है, ये पूरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं डीएनए, ठीक। ये डीएनए का ये वाला एरिया, ये हुआ क्या, प्रोमोटर, ठीक है, ये हुआ क्या, टर्मिनेटर। ये भी एक्चुअल में क्या होता है, ये भी एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड ही होता है। अब ये वाला एरिया जो कि एक्चुअल में बदल जाएगा किसमें, एमआरएनए में, आरएनए एमआरएनए आप जो भी समझो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना होता है तीन चीज़ों का मिलके। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, दूसरा को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, और तीसरा को बोला जाता है क्या, स्ट्रक्चरल जीन, जो कि आपको समझ में आ रहा है। इसका सिंपली मीनिंग ये हुआ कि डीएनए का बड़ा सा स्ट्रैंड है, जहां से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे प्रोमोटर, जहां एंड हो जाएगा उसको बोलेंगे टर्मिनेटर, और जो एरिया एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होकर के नया वाला एमआरएनए बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अब, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब। एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। चलो कुछ चीज़ समझो यहाँ से भी। न्यू एमआरएनए, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, इसको भी लिख लें, चलो। एरिया या फिर सेगमेंट दैट इज ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
अटक गया क्या? चलो, अब है आपका आगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है बात को। ट्रांसक्रिप्शन में आपको ये बात पता चला था कि भाई एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पलेट। दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या? कोडिंग। ठीक है, तो इसको अगर आप बनाओगे, इसको अगर आप बनाओगे तो एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्पलेट, ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोडिंग। ठीक है, समझना अब अच्छे से। ए का उल्टा टी हो गया, सी का उल्टा जी हो गया, टी का उल्टा ए हो गया, सी का उल्टा जी हो गया, टी का उल्टा ए हो गया, सी का उल्टा जी हो गया और ए का उल्टा टी हो गया। ठीक है, अब समझो। तो डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है, इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है। और ये जो स्ट्रैंड है जो कि एज अ टेम्पलेट काम करेगा, जो कि एज अ टेम्पलेट काम करेगा, वो क्या बनाएगा? वो बना देगा नया वाला एमआरएनए, वो बना देगा नया वाला एमआरएनए। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, मैंने आपको एक बात दिमाग में बिठाया क्या? 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एमआरएनए है, जो बन रहा है वही तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब अपने से बताओ कि एमआरएनए जो है उसका पोलैरिटी क्या होगा? जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए बन रहा है, जो एमआरएनए बन रहा है, उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 5' to 3' हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब अगर इसका पोलैरिटी अगर 5' to 3' है, तो ये जिससे बना होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा? उसका पोलैरिटी क्या होगा? उसका पोलैरिटी क्या होगा बताओ? अगर ये 5 to 3 है तो ये वाला 5 to 3 है। कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं, नहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए ओके ओके, चैट बॉक्स में बताइए आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब बताओ इसमें वो क्या लिखेंगे हम लोग? बेस पेयर क्या लिखेंगे? यहाँ पर अगर एडेनिन है, यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये तो आरएनए है ना, आरएनए में कभी होता है क्या थाइमीन? नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, ए का उल्टा टी, लेकिन यहाँ पर यू हो जाएगा। सी का उल्टा जी, टी का उल्टा ए। ठीक है, फिर सी का उल्टा जी, उसके बाद फिर टी का उल्टा ए, फिर उसके बाद सी का उल्टा जी, फिर उसके बाद ए का उल्टा टी होता है, लेकिन टी नहीं होगा, यू होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब एकदम ध्यान से समझना बात को। ठीक है, नया वाला एमआरएनए जो बना वो क्या हो जाएगा? वो 5' to 3'। तो ये जिससे बना है वो क्या हो जाएगा? 3' to 5'। ठीक है, ये हो गया टेम्पलेट। तो इसके सामने जो कोडिंग है उसका क्या हो जाएगा बताओ? 5' to 3'। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम अब ध्यान से समझना है बात को, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए। टेम्पलेट, स्ट्रैंड ऑफ। आप लोग नोट्स बनाते हो कि नहीं? नोट्स बनाना है अच्छे से, सुंदर से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाइए अच्छे से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, यहाँ पे क्वेश्चंस लगाइए, सब कुछ बन जाता है ना? तो बताया करो कि बन रहा है नहीं बन रहा है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो बनाओ, आओ, ध्यान दो, ध्यान दो। टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या है? टेम्पलेट का मतलब है, टेम्पलेट का मतलब है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, strand of DNA that codes for new mRNA। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? टेम्पलेट। और ये जो टेम्पलेट उसका पोलैरिटी क्या होता है? टेम्पलेट का पोलैरिटी होता है, टेम्पलेट का पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी होता है 3' to 5'। ठीक है, चलिए ओके वेरी गुड। अब लिखो कोडिंग। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखाएगा स्ट्रैंड ऑफ
DNA that does not code for एनीथिंग। ठीक है, पोलैरिटी इसका क्या हो जाएगा 5' to 3'। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए, अब जो आपका न्यू वाला जो mRNA है, इसके बारे में आपको पता ही है, इसके बारे में आपको पता ही है कि इसका जो पोलैरिटी होता है वो होता है 5' to 3'। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझो कुछ बात को। ठीक है, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि नया वाला एमआरएनए को बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्पलेट। ठीक है, मतलब डीएनए स्ट्रैंड में है ना, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, उसका जो स्ट्रैंड नया वाला एमआरएनए को कोड करता है उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट, और जो स्ट्रैंड कोड नहीं करता है उसको बोलेंगे कोडिंग। ऐसा क्यों? सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ। आ रहा है कुछ दिमाग में? नहीं आ रहा है? सोचो बाबा, सोचो। अब तू सोच ही नहीं पा रहा है तो हम क्या बताएं? क्यों ऐसा है कि जो स्ट्रैंड डीएनए का कोड नहीं करता है एनीथिंग उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड? बताओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपको, सुन, ध्यान सुनो एकदम ध्यान से, डीएनए का 2 स्ट्रैंड, वैसा वाला स्ट्रैंड जो किसी चीज को कोड नहीं करता है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नया वाला एमआरएनए कोड हुआ है उसका जो सीक्वेंस है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, क्योंकि जो नया वाला एमआरएनए जो कोड हुआ है उसका जो सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस या फिर उसका जो पोलैरिटी है वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम है इस वाले स्ट्रैंड से, इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। और जरा चेक करके देख लो, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसका पोलैरिटी क्या है 5 to 3, ये नया वाला एमआरएनए का स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है 5 to 3। यहां पर क्या लिखा हुआ है, TGAGAGT, आओ, TG फिर ए फिर जी फिर ए फिर जी फिर टी, देखो सब कुछ सेम होगा। देखो जी ए जी ए जी। अब बोलेगा सर ये तो टी है, ये तो जी। अरे भैया वो इसका गलती थोड़ी है, वो तो कंसेप्ट है वो, कि अगर ये डीएनए है तो इसमें टी होगा और अगर आरएनए है तो इसमें यू होगा। आया बात समझ में? क्या समझाया आपको? आपको ये समझाया बस कि आपको ये समझाया बस कि जो कोडिंग वाला जो स्ट्रैंड होता है और जो नया वाला जो एमआरएनए होता है उस दोनों का एग्जैक्ट सिमिलर होता है, चाहे वो नाइट्रोजनस बेस हो या फिर चाहे पोलैरिटी हो। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि डीएनए में हो जाएगा थाइमीन और आरएनए में हो जाएगा यूरासिल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, ओके, वेरी गुड। इसको लिखेगा क्या वाई वाला का आंसर? ठीक है, लिख लो। बिकॉज the polarity and base sequence is exactly similar to the new to the newly कोडेड mRNA। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें। चलो ठीक है, आओ। आई होप कि लिख लिए होगे सब लोग, है ना? चलो, एकदम ध्यान देना है, बात को समझना है। ठीक है,
कोडिंग स्टैंड का पोलैरिटी क्या होता है भाई? 5:3, और इसका क्या होता है? 3:5। ठीक है, अब एकदम ध्यान पूर्वक सुनना है बात को, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ पाया जाता है, ध्यान समझना है बात को, ठीक है? यहाँ पर कोई चीज़ पाया जाता है, ठीक है, और इस चीज़ को बोला गया है, इस चीज़ को बोला गया है प्रोमोटर, ठीक है, और इस चीज़ को बोला गया है, इस चीज़ को बोला गया है टर्मिनेटर, ठीक है? एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है? एनसीईआरटी अभी नहीं खोलना है, सब कुछ क्लियर करेंगे, ओके? हाँ चलो देखो, तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इसमें आपको इस रीजन में आपको दिखाई देता है क्या? प्रोमोटर। इस रीजन में क्या आपको दिखाई देता है? टर्मिनेटर, ठीक है? अब ये जो प्रोमोटर है ना, इसका लोकेशन पढ़ना है आपको, और आपके सिलेबस में भी है और आपके बार बार क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है? क्या आता है समझते हैं अच्छे से। ये जो प्रोमोटर है उसका लोकेशन क्या है? इसका जो लोकेशन है, इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन है आपका 5' अप स्ट्रीम, 5' अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है? ये क्या होता है अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनो। आप जो है एक बात को ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो, ठीक है? कार्टेशियन प्लेन, ग्राफ, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये हो गया 0, ठीक है, और इसके पीछे जितना भी आप आओगे -1, -2, -3, और उसके नीचे जब आप जाओगे, ठीक है, +1, +2, है ना, +3, इस तरह से होता है। तो इसमें आप एक बात ध्यान दो कि ये इधर है ना, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है अप, और ये इधर जा रहा है, इसको बोला गया है डाउन। हालांकि इसका बहुत लॉजिकल नहीं है, लेकिन इससे आप कनेक्ट करो दिमाग में कि इधर जब आप जा रहे हो तो ये हो गया अप, ठीक है, ये हो गया अप, और इधर जा रहा है किधर? डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? खोपड़ी में समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है? ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। तो ठीक उसी तरीके से जब हम लोग किसी डीएनए में, जब हम लोग लोकेशन को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग नोटेशंस देते हैं, ठीक है? क्या नोटेशंस देते हैं? हम लोग ये नोटेशन देते हैं, हम लोग ये नोटेशन देते हैं कि भाई अगर ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। और अगर ये इधर अगर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब शायद आपको ये अप स्ट्रीम का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक? और एक बात और एकदम ध्यान से समझना है आपको, ठीक है? यहाँ पे जो टर्मिनेटर है, ठीक है, इसका हम लोग जब लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे एट 3', ठीक है, डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है? ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, सुनो एकदम ध्यान से सुनो बात को, ठीक है? ये जो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग 5' क्यों कह रहे हैं, 3' हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये अगर प्रोमोटर है तो ये इसको हम लोग 3' भी तो कह सकते हैं, और ये टर्मिनेटर्स को हम लोग 5' भी तो हम लोग कह सकते हैं। तो ये बोला गया कि हम लोग देखो ध्यान सुनो, अगर इधर आया तो अप स्ट्रीम, इधर गया तो डाउन स्ट्रीम, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट जो लिया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट, कि हम लोग किसको काउंट करेंगे? इसको काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे? तो रेफरेंस पॉइंट काउंट किया गया है, इसको कोडिंग स्टैंड को किया गया। ये आपका एनसीईआरटी लिखता है इस बात को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे locations of promoter and terminator are described on the reference of, on the या फिर with the लिखेंगे,
with the reference of coding strand. ठीक है, ये हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आप अगर शायद आप अगर हॉलीवुड मूवीज़ अगर आप देखते होगे तो आपको एक शब्द सुनाई देगा, फ्लैंक। फ्लैंक का मीनिंग क्या होता है? फ्लैंक का मीनिंग होता है कि मान लो ये गली है कोई, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कोई चोर भाग रहा है और इधर से भी घेर लिया, उसको इधर से भी घेर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लैंक करना। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक करना। तो ठीक वैसे ही ये जो पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा जो पोर्शन है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये जो पूरा जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान पूर्वक सुनना एकदम, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, इसको इधर से टर्मिनेटर, इधर से प्रोमोटर मिलकर के क्या किया? फ्लैंक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द भी लिखा था आपका, एनसीईआरटी कहता है, ठीक है, कि प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन। कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े, इसको मिटा दो, ये नोट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से सुनो। चलो एकदम ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। ये वाला कौन सा ये रीजन हुआ? प्रोमोटर रीजन। और ये वाला कौन सा रीजन हुआ? टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। और क्या मैंने आपको बताया कि ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? ये वाला स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है? ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग का पोलैरिटी क्या होता है? 5' to 3'। और टेम्पलेट का क्या होता है? 3' to 5'। कैसे याद रहेगा? याद ही नहीं रखना है। याद ये रखना है कि डीएनए स्ट्रैंड होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है, मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रैंड नया वाला एमआरएनए को बनाता है। और एक शब्द बताए थे 5 to 3, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो नया वाला जो एमआरएनए बन रहा है उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 5 to 3। तो वो जिससे बनता होगा उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 3 to 5। और जिससे बनता है उसी को तो बोलते हैं टेम्पलेट। तो इसका अगर 3 to 5 है तो इसका क्या हो जाएगा? 5 to 3। और ये किसी चीज़ को कोड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कोडिंग। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आया बात? ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझना मेरा बात को, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। बोला गया कि भाई यहाँ पर अगर प्रोमोटर है, यहाँ पर अगर प्रोमोटर है और यहाँ पर अगर टर्मिनेटर है, ठीक है, और ध्यान दो कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या बोला गया? वो दो शब्द बोला गया है। क्या दो शब्द? पहला बोला गया है अप स्ट्रीम, और दूसरा बोला गया है क्या? इसको डाउन स्ट्रीम। इसको बोला गया है क्या? 5'। इसको बोला गया है क्या? 3'। ठीक है, 5' ये कौन सा वाला है? ये इसी का बात कर रहा है ना, क्योंकि कोडिंग स्टैंड से रेफरेंस लेता है। इसका बात किस में किया गया? ये 3' का किया गया, क्योंकि इसका भी रेफरेंस कोडिंग स्टैंड से लिया है। ठीक, अब एनसीईआरटी में आपका एक बात लिखता है, ध्यान से सुनना है बात को, एकदम गौर से सुनना है, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी लिखता है कि अगर हम लोग, ध्यान सुनो, प्रोमोटर अगर यहाँ पर है ना, प्रोमोटर अगर यहाँ पर है तो टेम्पलेट है यहाँ, ठीक है, और कोडिंग है यहाँ। अगर सुनो, ध्यान सुनो, प्रोमोटर अगर यहाँ पर है, टर्मिनेटर अगर यहाँ पर है, तो यहाँ है टेम्पलेट, यहाँ है कोडिंग। एनसीईआरटी बोला कि अगर तुम इसको अगर यहाँ कर दोगे और इसको अगर यहाँ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी यहाँ आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ चला जाएगा। समझ में आया? समझ में बात कुछ?
ध्यान से सुनो बात को, ध्यान सुनो। तेरा एनसीईआरटी ये कह रहा है कि अगर तुम ये कहते हो कि कोडिंग स्ट्रैंड है ये, और कोडिंग का ये 5 डैश हुआ, ये वाला 3 डैश हुआ, ठीक है, और इसके रेफरेंस में यहां पर होता है प्रोमोटर और यहां पर होता है टर्मिनेटर, ठीक है, मतलब कोडिंग स्टैंड के यहां पर होता है प्रोमोटर, यहां पर होता है टर्मिनेटर। तो अगर ऐसे सोचो कि ये वाला को हम लोग स्विच कर दिए, ये वाला को हम लोग यहां पर भेज दिए और ये वाला को हम लोग यहां पर भेज दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये जो टेम्पलेट वाला स्टैंड है, जो टेम्पलेट वाला स्टैंड है वो यहाँ पर चला जाएगा और ये जो कोडिंग वाला स्टैंड है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये स्विच हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो एक बार समझाते हैं, समझो तब समझ में आएगा। जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसी को देखना, ठीक है। आओ देखो, इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दो। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सही बात है। प्रोमोटर को बोला गया है कि ये लोकेशन कहाँ पर है, इसका 5 डैश एंड में है, कहाँ पर, अप स्ट्रीम में है ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। भैया देखो जो रेफरेंस लिया गया है ना, वो रेफरेंस लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हाँ भाई ठीक बात है। अब यहाँ नहीं पढ़ना, अब यहाँ पढ़ना, यहाँ पढ़ना है, तो ध्यान सुनो, जैसे बता रहे वैसे करो। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 डैश एंड, 3 डैश एंड किधर, डाउन स्ट्रीम में ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और ये यूजुअली डिफाइन करता है एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसको नहीं पढ़ना। क्या बताओ ये दोनों आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया? ये दोनों बातें आपको समझ में आई? बताओ, क्लियर है? ओके, अब वापस से यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज द डीएनए सीक्वेंस, है ना। प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर क्या है, एकदम ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कि भाई प्रोमोटर जो है ना, ये जो प्रोमोटर का बात किया, प्रोमोटर क्या, हाँ एक सेकेंड, हाँ, बोला कि प्रोमोटर क्या है, तो प्रोमोटर के बारे में बोला, प्रोमोटर के बारे में बोला, हाँ, प्रोमोटर के बारे में बोला कि ये डीएनए सीक्वेंस है जो कि प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये डीएनए स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड में ये कोई रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये कि एक एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम होता है आरएनए, इस एंजाइम का नाम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कराता है। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहीं पर जाके चिपक जाता है। समझ में आया बात? ये एंजाइम कहाँ चिपकेगा? प्रोमोटर के पास जाके चिपक जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखो क्लियर है? डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड इज द प्रेजेंस ऑफ promoter and is the presence of promoter in a transcription unit that also defines the template। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर प्रोमोटर है वो डिफाइन कर रहा है कि वहीं पर टेम्पलेट है या फिर कोडिंग स्ट्रैंड है। मैंने आपको क्या बताया, इधर प्रोमोटर इधर सुनो ध्यान दो, इधर प्रोमोटर इधर टर्मिनेटर, तो ये बता रहा है कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है टेम्पलेट, यहां पर क्या है कोडिंग। इसको अगर इधर भेज दोगे और इसको इधर भेज दोगे तो ये वाला भी यहां आ जाएगा और यहां वाला वहां चला जाएगा। देखो बात लिखा हुआ है कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट या फिर कोडिंग। मतलब प्रोमोटर के मौजूद होने से ही डिफाइन होता है कि कहां पर टेम्पलेट है, कहां पर कोडिंग है। अगर आप स्विच कर देते हो पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर, ठीक है, तो जो डेफिनेशन है ना कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड का, वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपका एडिशनल सीक्वेंस ये आपका किसका है, लैक अपेरेंट का, वहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो, चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हालांकि नॉर्मल सी बात है, ये आपको आगे मिलेगा देखने को। हाँ
लाइट कट गई थी और अभी लाइट आई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइव लेक्चर है तो ये लाइव लेक्चर नहीं है, ठीक है। भांडा फूट गया मेरा। ये लाइव लेक्चर नहीं है और ये रिकॉर्डेड है। मैं अभी जब आप ये लेक्चर आप देख रहे होगे ना, मैं कहीं और हूँगा, मैं कहीं और इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँगा, ठीक है। और ये प्रीमियर चल रहा होता है जिसमें ऐसा लगता है कि लाइव है लेकिन ये लाइव नहीं है। बस 2 दिन के बाद सारा इक्विपमेंट्स अपग्रेड हो जाएगा, पीसी और कैमरा लग जाएगा, तो मैं लाइव लेक्चर्स ले पाऊंगा, आपके कमेंट का जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी, भांडा फूट गया मेरा भी। ये लाइव लेक्चर नहीं था। ठीक है, चलो आओ। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रीजन ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स, ठीक है। चाहो तो ये आप लिख सकते हो इसका एज अ फंक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको ये वाला पैराग्राफ आपको मैंने क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे नहीं मतलब पीछे बढ़ते हैं, ठीक। देखो आओ, देखो इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो बना होता है किसका, मेनली 3 रीजन का। पहला रीजन को हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रोमोटर बोल रहे हैं। दूसरा को हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा को हम लोग बोल रहे हैं क्या, टर्मिनेटर बोल रहे हैं, ठीक है। There is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of a transcription। मतलब कि एक कन्वेंशन, एक मेथड जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उस दोनों स्ट्रैंड को, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रैंड को, कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है। आओ देखो ध्यान से सुनो, ठीक। जैसा कि 2 स्ट्रैंड जो है उसका दोनों का अपोजिट पोलैरिटी होता है, ठीक है, हाँ समझ गए। लेकिन जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो केटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। केटलाइज करना मतलब रिएक्शन को कराना, और छोटा छोटा पॉलीमर को जोड़ के ही बड़ा सा चेन बन रहा है आरएनए का, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। किस डायरेक्शन में करता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में करता है, जो ये क्या है 5 to 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, एक को हम लोग बोल रहे हैं 5 to 3, एक को हम लोग बोल रहे हैं 3 to 5, ठीक है। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि आपके पास जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो जो बनाएगा ना नया वाला आरएनए को, वो हमेशा रहता है किसमें, 5 to 3 में ही पॉलीमराइज करता है, 5 to 3 में ही कैटालाइज करता है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलो अब देखो, DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization is only one direction, that is 5 to 3. The strand that has polarity with 3 to 5 act as a template। मतलब ये वाला अगर 5 to 3 बना है तो ये जिससे बना होगा उसका, सॉरी, तो फिर ये जिससे बना होगा उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा। तब ना ये 3 to 5 से 5 to 3 को बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो वापस आओ, ध्यान दो, ठीक है। क्या बोला और फिर से देखते हैं, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन को सिर्फ वन डायरेक्शन में, दैट इज 5 to 3, ठीक है। द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी विथ 3 to 5 एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है, एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। द अदर स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 5 to 3 होता है, वो सीक्वेंस जो कि सेम होता है एज आरएनए, बस एक्सेप्ट थाइमीन वहां पर उस प्लेस पे क्या होता है, यूरासिल होता है ना। ध्यान दो, डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। चलो ओके। स्ट्रेंजली इस स्ट्रैंड को जो कि कोड नहीं करता है एनीथिंग के लिए, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया है कोडिंग स्ट्रैंड। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया कि जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो हम लोग लिए, किससे लिए हम लोग, कोडिंग स्ट्रैंड से ही लिए, ठीक है। टू एक्सप्लेन द पॉइंट, a hypothetical sequence from the transcription unit is represented below, ठीक है। देखो यही था आपका, है ना, यहां पर ही था क्या, प्रोमोटर, ठीक है। रुको, यहां पर था आपका प्रोमोटर, यहां पर था आपका टर्मिनेटर, ठीक है। ये वाला है कोडिंग, ये वाला है टेम्पलेट। तब ना कोडिंग से ये 5 डैश में, और ये इधर आ गया तो क्या हुआ, अप स्ट्रीम हो गया, इधर आ गया तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये जो पूरा जो पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ यार, इतना देर से बेवकूफ़ बना दिए है ना, लाइव क्लास बोल के, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अब इसको एकदम ध्यान से समझना है।
इसमें आपका जो एनसीईआरटी है ना वो कुछ बात कहता है। वो क्या कहता है? ये कहता है कि भाई, ये कहेगा ना कि जो जीन है उसका डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। लेकिन ये कहेगा कि वो जो जीन है उस जीन को डीएनए सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या डीएनए सेगमेंट के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। क्या कहता है, एकदम ध्यान दो। कहता है जीन के बारे में कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देयर इज नो ambiguity that gene is present on DNA. But defining gene in terms of DNA is very डिफ़िकल्ट। एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है। ये कह रहा है ना, ये कह रहा है ना, एकदम ध्यान सुनो, एकदम ध्यान सुनो। ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना पूरा, ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। ये बात हम समझ रहे हैं, ये बात हम समझ रहे हैं कि डीएनए का कोई एक सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। और इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक ही चीज़ का बहुत सारा मीनिंग, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। या एक ही चीज़ का बहुत सारा अर्थ, ठीक है, या फिर एक ही चीज़ को जिसका बहुत सारा मतलब हो, है ना। ध्यान सुनना, बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि ये बात हम समझते हैं कि डीएनए का कोई एक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं है कि जो जीन है ना, ये जीन डीएनए पर मौजूद है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जीन को डिफाइन कर पाना डीएनए के टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका क्या मीनिंग है, एकदम ध्यान पूर्वक हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं एकदम अच्छे से। तो इसमें बोला कि देखो, ये वाला कोई सेगमेंट, ये वाला कोई सेगमेंट और ये वाला कोई सेगमेंट, ठीक है। ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है, एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। ये जो सेगमेंट है, ये यहां पर क्या बनाएगा बताओ? ये जो आपका जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। ये भी ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। ये भी ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या कि आरएनए बहुत सारा टाइप का होता है। हो सकता है कि ये टी आरएनए हो सकता है कि ये एम आरएनए हो सकता है कि ये आर आरएनए हो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब इसमें एक बात एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। तो जब ट्रांसलेशन होगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यही चीज हम लोग पढ़ रखे हैं, यही चीज हम लोग पढ़ रखे हैं बार बार। कहाँ पर पढ़ रखे हैं हम लोग पढ़ रखे हैं किसमें? सेंट्रल डोगमा में। यही चीज हम लोग पढ़ रखे हैं कहाँ? हम लोग पढ़ रखे हैं सेंट्रल डोगमा में, ठीक है। या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या?
इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो पॉइंट ये है कि डीएनए का बहुत पूरा है ना बड़ा सा सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट। अब इसमें हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, एक आरएनए, दो आरएनए, तीन आरएनए। अब हो सकता है ऐसा कि ये टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अभी इस पर ध्यान मत दो, बाद में बताएंगे पूरा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो एमआरएनए है सिर्फ ये आगे जाके प्रोटीन बनाता है, और ये दोनों जो है आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन क्या आया ना कि ये जो तीनों सेगमेंट है, ये जो तीनों सेगमेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, इन तीनों को जीन तो कहा गया है कि हाँ ये तीनों जीन है, लेकिन ये तीनों में से सिस्ट्रॉन, CISTRON, सिस्ट्रॉन सिर्फ वही है, सिस्ट्रॉन सिर्फ वही डीएनए का सेगमेंट है जो आगे जाकर के प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए केपेबल है। समझ में आया बात आपको? इतना कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो आरएनए है वो आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। क्यों है पॉलीपेप्टाइड? पॉली मतलब मेनी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आया? जो प्रोटीन है वो बना होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑल द segments are gene but only segment 2 is known as सिस्ट्रॉन, ठीक है। अब सिस्ट्रॉन होता क्या है तो एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो सिस्ट्रॉन क्या होता है। strand of DNA that is capable for the synthesis of पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है हम, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, कहानी हम लोग शुरू करते हैं किसमें? सिस्ट्रॉन के ऊपर में, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या होता है समझते हैं। सिस्ट्रॉन समझ चुके हम लोग, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कैपेबल है पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बनाने में। लेकिन जो सिस्ट्रॉन है, ये जो सिस्ट्रॉन है, इसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना एकदम। ये जो सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉन है दो तरह का। एक को बोला गया है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। दूसरा को बोला गया है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। समझिए बात को एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दो एकदम अच्छे से, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है क्या? बताओ। मोर देन वन,
ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, यहां पर सिर्फ एक ही बनता है प्रोटीन, सिर्फ एक ही बनता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन होता होगा, यहां पर सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन होता होगा। लेकिन यहां पर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनता है, यहां पर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनता है, ठीक है। यहाँ भी प्रोटीन बना, यहाँ भी प्रोटीन बना, यहाँ भी प्रोटीन बना। इसका मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन होता होगा। यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन, यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन, यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन, है ना। ये ऐसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, है ना। इसी कारण से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। अब एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अब बताओ कि मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में से कौन सा पाया जाएगा यूकैरियोट में और कौन सा पाया जाएगा प्रोकैरियोट में? सोचो, एकदम ध्यान से सोचो। दिमाग में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है कुछ? अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ दिमाग में, तो सिर्फ आप ये याद रखना, सिर्फ आप ये याद रखना कि सिर्फ आप ये याद रखना कि पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं भी। हाँ, सिर्फ ये याद रखना कि पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक और पी से प्रोकैरियोट। समझ में आया बात? पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोट। तो जो बच गया, जो बच गया समझो मर गया, है ना। क्या हो जाएगा? यूकैरियोट हो जाएगा। इसे याद रहेगा, इसे कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में। अरे यार इतना जल्दी आ गया ये, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट समझा ही नहीं है। और स्लाइड चाहिए होगा मुझे। कैसे करें?